जी हाँ, गो एयर गो वेंट गॉन होने की कगार पे आ चुका है। गो एयर लीगली क्रैश कर चुका है। यह किस्सा एक एयरलाइन के क्रैश का नहीं है, बल्कि पूरे लीगल सिस्टम के क्रैश का है। The business owners must watch this. This is a very, very urgent warning. वार्निंग या वीडियो हर उस इंटरप्रेनर के लिए है, हर उस इन्वेस्टर और प्रमोटर के लिए है, क्योंकि गो एयर का केस आपकी जिंदगी में भी रिपीट हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो यह वीडियो जरूर देखें। देखें ही नहीं, इसमें कही हुई बातों पर आप अमल करें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह अहम एपिसोड। गो वेयर कैसे गो वेंट गॉन होने की कगार पर आ गया। गो एयर बंद हुआ क्योंकि इंजन खराब थी। आपने यही पढ़ा होगा, मीडिया में यही देखा होगा, यही सुना होगा। लेकिन साहब, यह आधा सच है, यह पूरा सच नहीं है। गो एयर पहले कानूनी तौर पे खत्म हुआ, जमीन में बाद पे खत्म हुआ। गो एयर पहले कानून के आकाश में अपने को संभाल नहीं पाया, फिर जमींदोज हुआ। और जब इसीलिए मैंने इंटरप्रेनर्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर से कहा है कि हो सकता है आज आपका बिजनेस कागज पे बहुत अच्छा रन कर रहा हो, जमीन पे भी अच्छा रन कर रहा हो, बैंक में रेवेन्यू भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं आप भी गो एयर की तरह लीगली साउंड नहीं हैं या फेल हो रहे हैं, तो वह स्थिति ज्यादा दूर नहीं है जब आप जमीन पर नजर आएंगे। बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब बिजनेस लॉ फेल होता है तो साहब कंपनी ही नहीं, पूरी की पूरी इकोसिस्टम उसके इर्द गिर्द जो है वह जमींदोज हो जाती है। आज हम देखेंगे कि गो एयर ने वो पहली भारी लीगल गलती क्या की, उससे पहली बड़ी गलती क्या हुई, उसका कौन जिम्मेदार था, और बिजनेस ऑनर्स को इस गो एयर की कहानी से क्या सीखना चाहिए। मई 2023 में लिए चलते हैं आपको 25 से 2 साल पहले। गो फर्स्ट ने, देखिए बहुत मेजर है अगर आप इसको समझ पाए। गो फर्स्ट ने सेक्शन 10 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी। सेक्शन 10 IBC, कॉर्पोरेट डेप्टर खुद इंसॉल्वेंसी इनिशिएट कर सकता है, और गो एयर ने यही किया। क्यों किया उस पर आज में चर्चा करेंगे। जो परिचित हैं इस मुकदमे से उन्हें पता है। कंपनी ने यह क्लेम किया कि प्रैट एंड विटनी इंजन्स डिफेक्टिव थे, जो आधा सच आप जानते हैं कि गो एयर इसलिए बंद हो गई क्योंकि उसके हवाई जहाज के इंजन नहीं चल रहे थे। तो प्रैट एंड विटनी इंजन्स डिफेक्टिव थे और इसलिए उसका ऑपरेशन बंद हो गया है और कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। अब उसके ऊपर जो भी कर्ज है, जो भी लोन है, चाहे वो ऑपरेशनल है, स्टाफ का है, वेंडर्स का है, सप्लायर्स का है, बैंकों का है, या जो हवाई जहाज उसने लिए हैं उनका है, उन कंपनियों का है, उनकी EMI है, वो सब वो नहीं दे पाएगी। लेकिन यह जो कैलकुलेशन था, यह जो डिजाइन था, इसी में गो एयर की त्रासदी छिपी हुई थी, जिसको वो समझ नहीं पाए।
वो कैसे? तो गोयर ने सोचा तो ये था सेक्शन 10 फाइल करते वक्त कि जैसे ही वह सेक्शन 10 फाइल करेगा, सेक्शन 14 आईबीसी का मोरेटोरियम उसके ऊपर लागू हो जाएगा और सारे के सारे एयरक्राफ्ट बिना लोन दिए, बिना ईएमआई दिए सेफ हो जाएंगे। जो लेसर है, जिसने लीज पर उनको ये हवाई जहाज दे रखी है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहीं पर कानूनी जुर्म हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका एक केस है तो केस में कानून से ज्यादा रणनीति इंपॉर्टेंट है कि आप क्या स्टैंड लेने वाले हैं, आप क्या रणनीति बनाते हैं, आपकी स्टोरी क्या है। यह शतरंज के चाल की तरह का पहला मोहरा बहुत सोच समझ के रखना है, क्योंकि वंस आउट यू आर आउट। इफ योर स्ट्रेटजी इज गुड यू विल विन। इफ इट इज लाइक गोयर, खुद आके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, जो अक्सर केसों में मैंने देखा है, अक्सर केसों में प्रॉब्लम यही है। क्यों है, कैसे है? हम जैसे वकील क्लाइंट्स को समझाते रहते हैं, लेकिन शायद हम अपना ही नुकसान करते हैं। खैर, छोड़िए उन बातों को, उसका विषय नहीं है। हम वही बातें करते हैं जो सही होती है। नुकसान होता है तो होता रहे। एक दिन तो आएगा जब लोग बात समझेंगे, समझ भी रहे हैं। तो साहब, लेसर्स कुछ नहीं कर सकता, ऐसा गोयर ने मान लिया, या उनकी कानूनी टीम ने उनको समझाया। यह लीगली गलत था। अब आप कहेंगे भाषण बहुत हो गया, जरा राशन पे आइए, कैसे गलत था? तो साहब, बड़ी चूक। आप मोरेटोरियम 14 आईबीसी में ऑपरेशनल एसेट्स को मिलेगा ना साहब। एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल एसेट्स था, यह तो इंटरनेशनल ट्रीटी के उससे गवर्न था। ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री मशीन तो थी नहीं कि आपको मोरेटोरियम मिल जाएगा। भाई, सेक्शन 14 आईबीसी कैन नॉट एंड डज नॉट ओवरराइड इंटरनेशनल ट्रीटीज। बेसिक चूक, इस क्लाउज को समझा ही नहीं गया बिफोर फाइलिंग सेक्शन 10 एप्लीकेशन। बात यहीं पे नहीं रुकी। सो दिस वाज फर्स्ट मेजर लीगल क्रैश इन द हिस्ट्री ऑफ गोयर। अभी बात यहीं थमी नहीं थी, अभी दूसरी बात आनी थी। केप टाउन कन्वेंशन इग्नोर कर दिया। लीगल फेल्योर नंबर 2, केप टाउन कन्वेंशन 2001 एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या कहा गया? जो लेसर है उसको राइट है किसी भी वक्त एयरक्राफ्ट रीपोजेस करने का, वो भी 60 दिन के अंदर साहब, mere under 60 days. The moment default happens, मतलब 2 महीने किराया नहीं गया, लीज रेंट नहीं गया, एयरक्राफ्ट वापस। मैं कोर्ट में इस बहस को, इस केस की बहस को बड़ी शिद्दत से सुना हूं। तमाम आप मीडिया के साथी भी आते थे और रिपोर्ट करते थे। तो साहब, केप टाउन कन्वेंशन 2001, 60 days notice, repossession of aircraft. Aircraft is not an operational asset. और केप टाउन कन्वेंशन पे भारत ने मुहर लगाया हुआ है। वो राष्ट्र की प्रॉमिस है, नेशंस मैंडेट, नेशंस एक्सेप्टेड। इट इज नॉट अबाउट इट नो मोर, इट इज डील बिटवीन 2 कंपनीज।
It was the promise given by Government of India, sovereign promise. How can the country go back? और इतना ही नहीं कि इंडिया ने बस कर दिया कुछ, जो एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 सेक्शन 30 सब सेक्शन 7 के तहत एडॉप्ट किया, इसको रेटिफाई किया है केप टाउन कन्वेंशन को भारत ने, कैसे इग्नोर हो सकता है? लेकिन हुआ क्या? डीजीसीए आई बीच में, ऑफ कोर्स वो एविएशन की कंट्रोलिंग एजेंसी है, और उसने डी रजिस्ट्रेशन डिनाई कर दिया कि जी हम इन हवाई जहाज को जो रजिस्टर्ड है गो एयर के नाम में, हम इसको डी रजिस्टर्ड नहीं कर। अब क्या होता है? Despite Cape Town Convention and 60 days provision of taking and repossessing the aircraft, कंपनी को एयरक्राफ्ट नहीं मिली। रिजल्ट, जो इरालैंड और सिंगापुर में दूसरे लेसर्स बैठे थे, क्योंकि ये तो भारी भूचाल वाली बात हो जाती ना, इस तरह से तो कहीं भी दंगा फसाद हो सकता था। हवाई जहाज ले लो, मॉरेटोरियम में एप्लीकेशन फाइल कर दो, लोकल लॉज में फाइल कर दो, ना किस्तें दो और ना मशीन वापस करो। तो साहब सारे लेसर्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने सिंगापुर से लेके इरालैंड में हंगामा खड़ा कर दिया। अब इस हंगामे का दूसरा परिणाम क्या हुआ कि इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस के रेट बेतहाशा बढ़ गए, और भारत के किसी भी एविएशन कंपनी को कोई भी लेसर हवाई जहाज लीज पर देने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्र का ट्रस्ट फैक्टर ही गिर गया, इंडिया की ब्रांड इक्विटी ही नीचे आ गई, और पहुंच गए हम 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, एयरक्राफ्ट एसेट्स कोई आम ऑर्डिनरी सिक्योर्ड एसेट्स नहीं है। एयरक्राफ्ट एसेट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी सिक्योर्ड एसेट्स। और अब हम पहुंचे लीगल फेल्योर नंबर 3 पर, गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर। सेक्शन कंपनीज एक्ट वायलेशंस कहां हुए इस पूरे मामले में? तो सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो फिड्यूशरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है, सेक्शन 129 जो ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर की बात करता है। और जब हम वहां पर आए तो जो सवाल उठे या उठाए गए या पूछे गए, इंजन का रिस्क क्या पहले से पता था? लीजिंग एक्सपोजर क्या आपने डिस्क्लोज किया था? कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं बनाया था अगर 60 दिन की नोटिस पे इंजन ही वापस जा सकता था? इंजन फेल्योर एविएशन की इंडस्ट्री में एक सत्य है, तो आपने उसके लिए सेकंड कंटिजेंसी प्लान क्या था? और अगर ये सारी चीजें मिस रिप्रेजेंट की गई थी तो सेक्शन 447 के तहत फ्रॉड कमिट हुआ। सेक्शन 448 के तहत आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया और यहां से क्रिमिनल लायबिलिटी बन गई। अब ये तो कानून की बातें हो गई, थोड़ा टेक्निकल हो गया यह विषय, लेकिन सच क्या है, आम लोगों के लिए क्या है, दूसरे इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन के लिए क्या है?
तो शॉर्ट में इसको यह समझिए कि यह सिर्फ इंजन का फेल्योर नहीं है, यह सिर्फ कोविड इंपैक्ट भी नहीं था जैसा बताया गया, दर्शाया गया, दिखाया गया या क्लेम किया गया। यह सीधे के सीधे तौर पर लीगल मिसमैनेजमेंट था, यह सीधे के सीधे तौर पर लीगल क्रैश था, यह सीधे तौर पर कॉर्पोरेट रिस्क मिसमैनेजमेंट था। और सबसे बड़ा मुद्दा, इन सब को कवर करने के लिए, इन सब पापों पे पर्दा डालने के लिए आईबीसी को हथियार बनाया गया और सोचा गया कि आईबीसी के इस कवच के जरिए हम आसानी से पतली गली पकड़कर हवा में उड़ते रहेंगे। याद रखिए, बहुत लोगों के मन में ये ऐसा लगता है कि सारा पाप कर लो और आईबीसी का रास्ता ले लो और आईबीसी सारे पाप को धो देगा और आप गंगा नहा के हरिद्वार और ऋषिकेश घूमेंगे। देखिए, आईबीसी प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी नहीं है, अच्छा कवच नहीं है, पाप से आपको बचाने का वाला कानून नहीं है। इसलिए जो वकील साहब या जो आपका लीगल कंसल्टेंट ये राह दिखा रहा है, उससे कुछ सवाल जरूर पूछिएगा। लेसन्स फॉर बिजनेस ऑनर्स चलते चलते वीडियो ऐसे ही लंबी हो गई है, तो एक काम करते हैं, लेसन्स उन्हीं को बताते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है। तो वही पुराना फॉर्मूला कमेंट में बताइए, ईमेल भेजिए। आपको लेसन 1, 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, 5 लेसन्स इससे बताऊंगा जो आपके बिजनेस को, जो आपके इन्वेस्टमेंट को जरूर रक्षा कवच प्रदान करेगा। इट विल गिव यू द लीगल शील्ड लाइफ टाइम। जाते जाते वार्निंग दे जाता हूं, आज गो फर्स्ट, कल कोई एयरलाइन। ध्यान रखिएगा, ये खेल यहीं रुकने वाला नहीं है। परसों नंबर आएगा किसी और यूनिकॉर्न का, क्योंकि अब डीजीसीए भी जाग चुका है, कोर्ट की पेशेंस जवाब दे चुकी है, ईडी एंड एसएफआईओ अलर्ट हैं। बिजनेस चलाना है तो कानून से दोस्ती करके चलनी पड़ेगी भाई, कानून समझना पड़ेगा। और लास्ट कंक्लूजन लाइन, गो फर्स्ट एक एयरलाइन का फेल्योर नहीं है, यह वार्निंग है कि जो लॉ को इग्नोर करेगा, बाजार उसे इग्नोर कर देगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।